नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन और एडू सचिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सफर पर चलेंगे उस दौर में जब भारत के इतिहास को एक साम्राज्य ने हमेशा के लिए बदल दिया। वो साम्राज्य था मराठा साम्राज्य। सोचिए जरा, ये कैसे मुमकिन हुआ कि एक जागीरदार के बेटे ने बिखरे हुए मराठा सरदारों को एक भगवा ध्वज के नीचे लाकर खड़ा कर दिया और एक ऐसे साम्राज्य की नींव रखी जिसने सीधे दिल्ली में बैठी मुगल सल्तनत को चुनौती दे डाली। चलिए इस पूरी शानदार कहानी को, इसके हर एक पहलू को शुरू से और बहुत ही विस्तार से समझते हैं। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है साल 1630 से। जगह है पुणे के पास शिवनेरी का किला, जहां शिवाजी महाराज का जन्म हुआ। अब सोचिए, ये वो दौर था जब दक्कन की जमीन पर बीजापुर की आदिल शाही और गोलकुंडा की कुतुब शाही जैसी सल्तनतें आपस में ही लड़ रही थी, और ऊपर उत्तर में बैठा शक्तिशाली मुगल साम्राज्य दक्षिण की तरफ अपनी नजरें गड़ाए हुए था। मराठे वो वीर तो थे, लेकिन वो इन्हीं सल्तनतों के लिए काम करने वाले या तो जागीरदार थे या फिर सैनिक। मतलब ऐसे में किसी ने सोचा भी नहीं था कि इसी राजनीतिक उथल पुथल के बीच से एक ऐसी शक्ति खड़ी होगी जो इन सभी ताकतों को चुनौती देगी। शिवाजी जो बने, उसके पीछे आप कह सकते हैं चार बहुत मजबूत स्तंभ थे। सबसे पहली और सबसे जरूरी थी उनकी माँ जीजाबाई। उन्होंने बचपन से ही रामायण और महाभारत की कहानियां सुनाकर उनके दिल दिमाग में स्वराज यानी अपने लोगों के अपने राज का सपना और अन्याय के खिलाफ लड़ने का जज्बा भर दिया। दूसरे थे उनके पिता शाहजी भोंसले, जो खुद एक बहुत ताकतवर सरदार थे, और शिवाजी ने राजनीति और युद्ध के शुरुआती दांव-पेच उन्हीं से सीखे। तीसरे थे उनके संरक्षक दादाजी कोंडदेव, जिन्होंने उन्हें एक कुशल प्रशासक बनाया, जमीन का हिसाब किताब रखना और न्याय करना सिखाया। और चौथे थे उनके आध्यात्मिक गुरु समर्थ रामदास, जिन्होंने उन्हें धर्म, नैतिकता और प्रजा के प्रति एक राजा के क्या कर्तव्य होते हैं, इसका पाठ पढ़ाया। इन्हीं चारों ने मिलकर एक असाधारण योद्धा और एक दूरदर्शी राजा को तैयार किया। और देखिए, शिवाजी ने बहुत इंतजार नहीं किया। सिर्फ 16 साल की उम्र में उन्होंने अपने कुछ भरोसेमंद साथियों, जिन्हें मावले कहा जाता था, के साथ मिलकर किलों को जीतना शुरू कर दिया। तोरण का किला उनकी पहली बड़ी जीत थी, और कहते हैं कि वहां से उन्हें उम्मीद से कहीं ज्यादा बड़ा खजाना मिला, जिसका इस्तेमाल उन्होंने अपनी सेना बनाने में किया। इसके बाद सिंहगढ़ और रायगढ़ जैसे बड़े और जरूरी किलों पर कब्जा करना सिर्फ जमीन जीतना नहीं था, ये अपने भविष्य के साम्राज्य के लिए मजबूत ठिकाने बनाना था। हर जीता हुआ किला स्वराज की नींव का एक एक पत्थर बनता जा रहा था। अब आता है वो किस्सा जिसने शिवाजी का नाम पूरे दक्कन में एक किंवदंती बना दिया। शिवाजी की बढ़ती ताकत से बीजापुर का सुल्तान इतना घबरा गया कि उसने अपने सबसे खूंखार और विशालकाय सेनापति अफजल खान को भेजा। खान ने कसम खाई थी कि वो शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़ कर लाएगा। वो अपनी भारी भरकम सेना के साथ रास्ते में मंदिर तोड़ता और लोगों में दहशत फैलाता हुआ आया, लेकिन शिवाजी ने ताकत की जगह दिमाग से काम लिया। उन्होंने खान को प्रतापगढ़ के किले के नीचे अकेले मिलने के लिए बुलाया, और जैसा कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, जब खान ने धोखे से गले मिलने के बहाने उन पर हमला करने की कोशिश की, तो शिवाजी ने अपने कपड़ों में छिपाए बाघ नख से उसका पेट चीर दिया। इस एक जीत ने साबित कर दिया कि शिवाजी को सिर्फ ताकत से नहीं हराया जा सकता, वो बुद्धि और साहस का एक जबरदस्त संगम है। अफजल खान का किस्सा तो खत्म हुआ, लेकिन शिवाजी यहीं नहीं रुके। उनका अगला निशाना पता है क्या था? कोई किला नहीं, बल्कि मुगलों की चलती फिरती तिजोरी, सूरत शहर। सूरत उस जमाने में मक्का का दरवाजा और भारत का सबसे अमीर व्यापारिक केंद्र था। 1664 में इस पर हमला करके शिवाजी ने एक तीर से दो निशाने साधे। एक, अपने स्वराज के लिए भारी दौलत इकट्ठा की, और दो, दिल्ली में बैठे औरंगजेब को सीधा संदेश भेजा कि अब दक्कन में एक नई ताकत से उसका पाला पड़ने वाला है। इस हमले ने मुगल सल्तनत को सचमुच हिला कर रख दिया और औरंगजेब को शिवाजी को गंभीरता से लेने पर मजबूर कर दिया। यहाँ तक तो हमने देखा कि एक योद्धा ने कैसे अपनी बहादुरी और रणनीति से एक के बाद एक किले जीते और दुश्मनों को धूल छटाई। लेकिन लड़ाइयाँ जीतने से साम्राज्य नहीं बनता, साम्राज्य बनता है उसे चलाने से, एक मजबूत और कुशल प्रशासन से। तो अब हम देखेंगे कि शिवाजी ने कैसे एक विजेता से एक महान राजनेता और प्रशासक की भूमिका निभाई। सूरत की लूट से बौखलाए औरंगजेब ने अब अपना सबसे बड़ा दांव खेला। उसने अपने सबसे अनुभवी सेनापति आमेर के राजा जय सिंह को एक विशाल सेना के साथ भेजा। जय सिंह की जबरदस्त घेराबंदी और कूटनीति के आगे शिवाजी को 1665 में पुरंदर की संधि करनी पड़ी। ये उनके जीवन की एक बहुत बड़ी हार थी। उन्हें अपने जीते हुए 35 में से 23 किले मुगलों को देने पड़े,
इसके बाद जयसिंह के भरोसे पर वो आगरा में औरंगजेब से मिलने भी गए, जहां भरे दरबार में औरंगजेब ने उन्हें धोखा देकर कैद कर लिया। सबको लगा बस शिवाजी की कहानी खत्म, लेकिन कहानी तो अब शुरू होनी थी। बीमारी का बहाना बनाकर उन्होंने फलों और मिठाइयों की टोकरियां दान करना शुरू किया और एक दिन उन्हीं टोकरियों में से एक में बैठकर सैकड़ों मील दूर मुगलों की नाक के नीचे से फरार हो गए। ये पलायन भारतीय इतिहास की सबसे साहसी और अविश्वसनीय घटनाओं में से एक है। आगरा से वापस आने के बाद शिवाजी ने कुछ समय तक शांति बनाए रखी, अपनी शक्ति को फिर से इकट्ठा किया और फिर एक के बाद एक अपने सारे किले मुगलों से वापस जीत लिए। इसके बाद उन्होंने वो किया जिसका किसी ने सोचा भी नहीं था। 1674 में रायगढ़ के किले में उन्होंने अपना राज्याभिषेक करवाया। ये सिर्फ एक ताज पहनने की रस्म नहीं थी दोस्तों, ये दिल्ली के मुगल सुल्तान और बीजापुर के आदिल शाह को एक खुला ऐलान था कि दक्कन में अब एक नया स्वतंत्र और संप्रभु हिंदू साम्राज्य स्थापित हो चुका है। उन्होंने छत्रपति की उपाधि ली, जिसका मतलब है वो राजा जो किसी के अधीन नहीं है, और हैंदव धर्मोधारक की उपाधि लेकर खुद को हिंदू धर्म और संस्कृति के रक्षक के रूप में स्थापित किया। तो देखिए, यही सबसे जरूरी बात है समझने वाली। शिवाजी सिर्फ एक असाधारण योद्धा नहीं थे, वो एक विजनरी थे, एक राष्ट्र निर्माता थे। 1680 में जब उनकी मृत्यु हुई तब तक उन्होंने न सिर्फ एक बड़ा इलाका जीता था, बल्कि उसे चलाने के लिए एक बेहतरीन प्रशासनिक, न्यायिक और राजस्व प्रणाली भी बना दी थी। और उनकी यही प्रशासनिक व्यवस्था उनकी दूरदर्शिता का सबसे बड़ा सबूत है। अब कोई भी साम्राज्य सिर्फ तलवार के दम पर तो नहीं चल सकता, उसे चलाने के लिए दिमाग भी चाहिए। और शिवाजी के साम्राज्य का दिमाग था उनका अष्टप्रधान मंडल। आप इसे आज के कैबिनेट सिस्टम की तरह समझ सकते हैं, जिसमें 8 मंत्री थे और हर मंत्री अपने विभाग का विशेषज्ञ था। पेशवा यानी प्रधानमंत्री, जो पूरे प्रशासन की देखरेख करता था। अमात्य, जो वित्त मंत्री की तरह राज्य के हिसाब किताब का ध्यान रखता था। सेनापति, जो एक तरह से रक्षा मंत्री था और सेना की भर्ती वगैरह देखता था। और सुमंत, जो विदेश मंत्री का काम करता था। ये सिस्टम इतना बेहतरीन था कि राजकाज का हर काम सही तरीके से बटा हुआ था। फैसले तेजी से होते थे और सारी ताकत किसी एक ही इंसान के हाथ में नहीं थी। अच्छा, अब सवाल यह है कि इतनी बड़ी सेना और प्रशासन को चलाने के लिए पैसा कहां से आएगा? तो इसका जवाब था चौथ। इसे बहुत आसान भाषा में समझते हैं। मराठे अपने पड़ोसी मुगल या सल्तनत के इलाकों से कहते थे, देखो, तुम हमें अपनी कुल कमाई का चौथा हिस्सा यानी 25% टैक्स के रूप में दो, और बदले में हम इस बात की गारंटी देते हैं कि तुम्हारी सीमाओं पर कोई और हमला नहीं करेगा, यहां तक कि हम भी नहीं करेंगे। ये एक तरह का प्रोटेक्शन टैक्स था जिसने मराठा खजाने को हमेशा भरा रखा। और हाँ, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये पॉइंट बहुत ही ज्यादा जरूरी है। चौथ के साथ साथ एक और जरूरी टैक्स था सरदेशमुखी। अगर चौथ बाहरी राज्यों से उनकी सुरक्षा के बदले में लिया जाता था, तो सरदेशमुखी उन इलाकों से वसूला जाता था जहां मराठे अपना पुश्तैनी यानी वंशानुगत हक मानते थे। वो कहते थे कि वे इस इलाके के सरदेशमुख यानी सबसे बड़े मुखिया हैं, और इस अधिकार के बदले वे कुल राजस्व का 10% अतिरिक्त टैक्स लेते थे। इन दोनों टैक्स ने मिलकर मराठा साम्राज्य को आर्थिक रूप से बहुत ताकतवर बना दिया। एक महान राजा के जाने के बाद अक्सर जो होता है वही हुआ। 1680 में शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद मराठा साम्राज्य पर संकट के बादल छा गए। एक तरफ औरंगजेब अपनी पूरी ताकत के साथ दक्कन पर चढ़ाया था, तो दूसरी तरफ घर के अंदर ही सिंहासन के लिए संघर्ष शुरू हो गया। ये मराठा इतिहास का सबसे कठिन और संघर्षों से भरा दौर था। शिवाजी के बाद मशाल सबसे पहले उठाई उनके बड़े बेटे संभाजी महाराज ने। वो संस्कृत के महान विद्वान और अपने पिता की ही तरह एक बहादुर योद्धा थे, लेकिन स्वभाव से थोड़े गुस्सैल थे। उनके बाद सिंहासन पर बैठे उनके सौतेले भाई राजाराम, जिन्होंने बेहद मुश्किल हालात में भी मराठा संघर्ष की आग को जलाए रखा। और जब राजाराम की भी मृत्यु हो गई, तो मराठा साम्राज्य की कमान संभाली उनकी वीर पत्नी रानी ताराबाई ने, जिन्होंने अपने छोटे बेटे को गद्दी पर बिठाकर खुद मुगलों को नाको चने चबवा दिए। ये दौर सच में मराठों के लिए एक अग्नि परीक्षा जैसा था। संभाजी महाराज ने औरंगजेब के बागी बेटे अकबर को पनाह देकर सीधे मुगल बादशाह को ललकार दिया। इसकी उन्हें बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी। 1689 में एक धोखे की वजह से उन्हें संगमेश्वर में पकड़ लिया गया। जब उन्होंने इस्लाम कबूल करने से इनकार कर दिया, तो उन्हें बहुत ही बेरहमी से मार दिया गया। सबको लगा कि मराठे अब खत्म हो गए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
उनके भाई राजा राम ने दक्षिण में जिंजी के किले से 8 साल तक लड़ाई जारी रखी और उनके बाद रानी ताराबाई ने ऐसा मोर्चा संभाला कि बूढ़ा औरंगजेब भी हैरान रह गया और बिना मराठों को हराए ही दक्कन की मिट्टी में दफन हो गया। सबसे दिलचस्प मोड़ पर चलते हैं। ये वो दौर था जब औरंगजेब की मौत के बाद मराठा शक्ति की बनावट में एक ऐसा बड़ा बदलाव आया जिसने साम्राज्य का चेहरा और उसकी किस्मत दोनों को हमेशा के लिए बदल दिया। औरंगजेब तो मर गया, लेकिन जाते जाते मुगल एक ऐसी चाल चल गए जो तलवार से भी ज्यादा खतरनाक थी। उन्होंने संभाजी के बेटे शाहू को, जो बचपन से ही उनकी कैद में थे, आजाद कर दिया। उनका मकसद बिल्कुल साफ था, मराठों के बीच फूट डालो और राज करो, क्योंकि उस समय मराठा साम्राज्य को रानी ताराबाई चला रही थी और अब शाहू भी सिंहासन के असली हकदार थे। मुगलों की ये चाल कामयाब रही और मराठा साम्राज्य में छत्रपति के पद के लिए एक गृह युद्ध छिड़ गया। और जैसा कि मुगलों ने सोचा था, गृह युद्ध शुरू हो गया। ताराबाई और शाहू की सेनाओं के बीच 1707 में खेड़ नाम की जगह पर एक निर्णायक लड़ाई हुई। इस लड़ाई में शाहू की जीत हुई, लेकिन ये जीत सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि एक आदमी की असाधारण कूटनीति का नतीजा थी। उस व्यक्ति का नाम था बालाजी विश्वनाथ भट्ट। इसी जीत के बाद शाहू ने सतारा पर कब्जा करके खुद को नया छत्रपति घोषित किया, जबकि ताराबाई ने कोल्हापुर में अपनी अलग गद्दी बनाए रखी। तो ये बालाजी विश्वनाथ थे कौन? वो एक बहुत ही चतुर और काबिल ब्राह्मण थे जिन्होंने अपनी सूझबूझ से कई बड़े मराठा सरदारों को ताराबाई का साथ छोड़कर शाहू के पक्ष में ला खड़ा किया था। उनकी इसी मदद के इनाम के तौर पर छत्रपति शाहू ने उन्हें 1713 में अपना पेशवा यानी प्रधानमंत्री बनाया। और यहीं से दोस्तों, कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसने सब कुछ बदल दिया, क्योंकि शाहू ने धीरे धीरे राजकाज के सारे अधिकार बालाजी विश्वनाथ को सौंप दिए। तो हुआ ये, और इसे बहुत ध्यान से समझिए, कि असली पावर सेंटर अब सतारा में बैठे छत्रपति के हाथ से निकलकर पुणे में बैठे पेशवा के हाथ में आ गया। बालाजी विश्वनाथ और उनके बाद आए उनके बेटे बाजीराव प्रथम और पोते बालाजी बाजीराव के समय में पेशवा का पद वंशानुगत हो गया। मतलब छत्रपति सिर्फ नाम के राजा रह गए और सारे बड़े फैसले पुणे दरबार से पेशवा लेने लगे। मराठा साम्राज्य अब शिवाजी के समय जैसा एक सेंट्रलाइज्ड राज्य नहीं रहा, बल्कि एक परिसंघ या कॉन्फेडरेसी बन गया। मतलब केंद्र में पुणे में पेशवा की सरकार थी और ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, बड़ौदा के गायकवाड़ और नागपुर के भोसले जैसे ताकतवर मराठा सरदार अपने अपने इलाकों के लगभग आजाद शासक थे, जो बस पेशवा को अपना प्रमुख मानते थे, जो अगले कई दशकों तक भारत की राजनीति को अपने इशारों पर नचाने वाला था। और इस पूरे खेल के जो पहले मास्टरमाइंड थे वो थे बालाजी विश्वनाथ। 1713 में ये पेशवा बने, दिमाग से बहुत तेज और कूटनीति में माहिर। इनका सबसे बड़ा और सबसे चालाक मूव आया 1719 में, जब इन्होंने दिल्ली में सैयद बंधुओं के साथ एक समझौता किया, जिन्हें उस वक्त किंग मेकर कहा जाता था। अब इस समझौते के बदले में मराठों को जो मिला उसे उनका मैग्ना कार्टा कहते हैं। ये कोई छोटी मोटी डील नहीं थी बॉस, ये मराठा ताकत पर एक शाही मोहर थी। और सबसे जरूरी बात, इसने मराठों को दक्कन के पूरे इलाके से 2 बहुत जरूरी टैक्स, चौथ और सरदेशमुखी, वसूलने का कानूनी अधिकार दे दिया। सीधे सीधे कहें तो मराठा साम्राज्य के खजाने की चाबियां अब इनके हाथ में थी। अब जब पैसा आ गया तो अगला कदम था ताकत का विस्तार। और अगले पेशवा बाजीराव प्रथम की सोच उनके इस एक वाक्य में साफ झलकती है, चलो हम इस सूखे पेड़ के तने पर ही हमला करें, टहनियां तो अपने आप गिर जाएंगी। यहाँ ये सूखा पेड़ कौन था? जाहिर है कमजोर होता मुगल साम्राज्य। बाजीराव की सोच बहुत साफ थी, किनारों पर छोटी मोटी लड़ाइयां लड़ने का क्या फायदा, सीधा मुगल सत्ता के दिल पर यानी दिल्ली पर हमला करो। अगर तना ही गिर गया तो टहनियां यानी जो अलग अलग सूबे थे वो तो खुद ब खुद हमारी झोली में आ गिरेंगी। ये एक बहुत ही आक्रामक और साहसी सोच थे। और हाँ, बाजीराव प्रथम सिर्फ बड़ी बड़ी बातें नहीं करते थे, वो कर दिखाते थे। वो सचमुच एक तूफान की तरह थे, एक ऐसे मिलिट्री जीनियस जो अपनी बिजली की रफ्तार से चलने वाली घुड़सवार सेना के लिए मशहूर थे। माना जाता है कि शिवाजी महाराज के बाद गुरिल्ला युद्ध यानी छापा मार लड़ाई में उनसे बड़ा कोई माहिर नहीं था। उन्होंने दक्कन के ताकतवर निजाम को हराया और 1737 में तो कमाल ही कर दिया। सिर्फ 500 घुड़सवारों के साथ दिल्ली के बाहरी इलाकों तक पहुंच गए और मुगल बादशाह को डरा दिया। पुर्तगालियों से बेसिन जैसा जरूरी इलाका भी छीन लिया। उनके दौर में मराठा साम्राज्य ने इतनी तेजी से विस्तार किया कि सब देखते रह गए। बाजीराव प्रथम के इस तूफानी दौर के बाद उनके बेटे बालाजी बाजीराव, जिन्हें नाना साहेब के नाम से भी जाना जाता है, पेशवा बने।
और इन्हीं के राज में मराठा साम्राज्य अपनी बुलंदी के शिखर पर पहुंच गया। ये वो दौर था जब मराठा सिर्फ एक क्षेत्रीय ताकत नहीं रह गए थे, बल्कि उनकी धमक पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में सुनाई देती थी। कहा जाता है कि उनका भगवा झंडा कटक से अटक तक लहरा रहा था। जरा इस नक्शे को देखिए, ये अपने आप में पूरी कहानी कहता है। 1750 के दशक तक देखिए मराठा प्रभाव कहां से कहां तक फैला हुआ था। पूरब में कटक जो आज ओडिशा में है से लेकर उत्तर पश्चिम में अटक तक जो आज के पाकिस्तान में है। इस विशाल दबदबे ने उन्हें बेहिसाब राजनीतिक ताकत दी। इतनी ताकत कि 1752 में उन्होंने मुगल बादशाह के साथ एक संधि की, जिसमें उन्होंने बादशाह को अफगान आक्रमणकारी अहमद शाह अब्दाली जैसे दुश्मनों से बचाने का वादा किया। और बदले में क्या मिला? पूरे उत्तर भारत से चौथ वसूलने का अधिकार। मतलब वो अब मुगल साम्राज्य के रक्षक भी थे और टैक्स कलेक्टर भी। और इसी दौर में पेशवा की ताकत को कानूनी तौर पर भी सबसे ऊपर मान लिया गया। 1750 का संगोला समझौता एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल माइलस्टोन था। इस समझौते ने आधिकारिक तौर पर पेशवा को मराठा साम्राज्य का असली और निर्विवाद मुखिया बना दिया। छत्रपति जो शिवाजी के वंशज थे वो अब सिर्फ नाम के राजा रह गए, जबकि सारी की सारी मिलिट्री और प्रशासनिक शक्ति पुणे में बैठे पेशवा के हाथों में आ गई। मतलब जो प्रधानमंत्री था अब वही असली राजा बन चुका था। लेकिन इतिहास हमें एक बात सिखाता है, आप जितनी ऊंचाई पर चढ़ते हैं गिरावट उतनी ही तेज और दर्दनाक हो सकती है। अपनी ताकत के चरम पर मराठों को पानीपत के मैदान में अपनी सबसे बड़ी और भयानक हार का सामना करना पड़ा, और यही वो पल था जिसने उनके साम्राज्य के अंत की शुरुआत कर दी। तारीख याद रखिएगा, 14 जनवरी 1761, जगह पानीपत। ये कोई मामूली मैदान नहीं था। यहाँ पहले भी भारत की तकदीर के बड़े बड़े फैसले हो चुके थे और आज एक बार फिर होने वाले थे। 18वीं सदी की सबसे बड़ी और सबसे खूनी लड़ाइयों में से एक, जहां दो विशाल सेनाएं आमने सामने थी। दांव पर सिर्फ एक जंग की जीत नहीं थी, बल्कि पूरे हिंदुस्तान का भविष्य था। चलिए देखते हैं कि इस महामुकाबले में कौन किसके सामने था। एक तरफ थी विशाल मराठा सेना, जिसकी कमान संभाल रहे थे पेशवा के चचेरे भाई सदाशिव राव भाव, और दूसरी तरफ था अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली। लेकिन अब्दाली यहाँ अकेला नहीं था। उसने उत्तर भारत की कई ताकतों को अपने साथ मिला लिया था, जैसे रोहेला और अवध के नवाब। ये लोग अपने इलाकों में मराठों के बढ़ते असर से खुश नहीं थे। तो ये लड़ाई सिर्फ मराठों और अफगानों के बीच नहीं थी, ये भारत के दिल पर कब्जे के लिए एक बहुत ही जटिल संघर्ष था। और इस लड़ाई का जो नतीजा निकला वो मराठों के लिए कयामत जैसा था। ये सिर्फ एक फौजी हार नहीं थी, ये एक ऐसा सदमा था जिसने पूरे मराठा साम्राज्य को हिलाकर रख दिया। उन्होंने अपने सबसे बहादुर नेताओं की एक पूरी पीढ़ी को एक ही दिन में खो दिया। पेशवा के बेटे विश्वासराव और सेनापति सदाशिवराव भाऊ दोनों इस जंग में मारे गए। जब इस भयानक हार की खबर पेशवा बालाजी बाजीराव तक पहुंची तो वो इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाए और कुछ ही महीनों में उनकी भी मौत हो गई। मराठों का उत्तर की ओर बढ़ता कदम अचानक रुक गया। ये एक ऐसा झटका था जिससे मराठा साम्राज्य फिर कभी पूरी तरह उभर ही नहीं पाया। पानीपत के बाद का जो दौर था वो मराठों के लिए संकट का दौर था। उस बड़ी हार ने न सिर्फ उनके विस्तार पर ब्रेक लगा दिया, बल्कि घर के अंदर ही फूट के बीज बो दिए। और जब मराठा आपस में ही उलझ रहे थे और खुद को संभालने की कोशिश कर रहे थे, तभी एक नया और बहुत चालाक दुश्मन मौके की तलाश में था, ब्रिटिश। अब मराठों की लड़ाई दो मोर्चों पर थी, एक घर के अंदर और दूसरी बाहर से। पानीपत के बाद पेशवा की जो केंद्रीय सत्ता थी वो बिखरने लगी। अब पावर 5 बड़े मराठा परिवारों में बंट गई। पुणे में पेशवा, ग्वालियर में सिंधिया, इंदौर में होलकर, बड़ौदा में गायकवाड़ और नागपुर में भोंसले। इन सब ने मिलकर मराठा परिसंघ या मराठा कॉन्फेडरेसी बनाई। कागज पर तो ये सब एक थे, लेकिन असल में ये अक्सर सत्ता और जमीन के लिए एक दूसरे के ही दुश्मन बने रहते थे। और उनकी यही फूट उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बनी, क्योंकि इसने अंग्रेजों को अपनी फूट डालो और राज करो की नीति चलाने का सुनहरा मौका दे दिया। और वो मौका अंग्रेजों को बहुत जल्द मिल गया। पहला एंग्लो मराठा युद्ध तब शुरू हुआ जब पेशवा पद के एक दावेदार रघुनाथ राव ने अंग्रेजों से मदद मांगने की बहुत बड़ी गलती कर दी। हालांकि इस बार मराठा सरदार अपने आपसी मतभेद भुलाकर एक साथ लड़े। उन्होंने 1779 में वडगांव ने अंग्रेजों को बुरी तरह हराया और ये साबित कर दिया कि जब वो एक होते हैं तो उनसे बड़ी कोई ताकत नहीं। यह युद्ध सालबाई की संधि के साथ खत्म हुआ, जिससे अगले 20 सालों के लिए शांति तो हो गई, लेकिन ये एक तूफान से पहले की शांति थी। लेकिन ये शांति ज्यादा दिन नहीं चली।
मराठा सरदारों की आपसी दुश्मनी और गहरी होती गई। दूसरा एंग्लो मराठा युद्ध तब शुरू हुआ जब पेशवा बाजीराव द्वितीय अपने ही एक सरदार से हारकर अंग्रेजों की शरण में चले गए और सहायक संधि पर दस्तखत कर दिए। ये कोई बराबरी का समझौता नहीं था, ये एक जाल था। इसका सीधा मतलब था अपनी आजादी अंग्रेजों के हाथ में दे देना। बाकी मराठा सरदारों ने इसका विरोध किया, लेकिन वो एक एक करके हार गए। और फिर जो तीसरा और आखिरी युद्ध हुआ उसने ताबूत में आखिरी कील ठोक दी। ये एक छोटे से संघर्ष से शुरू हुआ, लेकिन इसका अंत मराठा शक्ति के पूरी तरह से खत्म होने के साथ हुआ। और यहाँ हम इस लंबे और उतार चढ़ाव भरे सफर के अंत में पहुंचते हैं। साल था 1818। अंग्रेजों ने औपचारिक रूप से पेशवा के पद को ही खत्म कर दिया। जो आखिरी पेशवा थे बाजीराव द्वितीय, उन्हें पेंशन देकर उनके घर बार से बहुत दूर निर्वासित कर दिया गया। मराठा साम्राज्य का सूरज जो कभी पूरे भारत पर इतनी शान से चमकता था, आखिरकार डूब गया और एक नए युग की सुबह हुई, ब्रिटिश राज। तो इतिहास की इस पूरी एक सदी को देखने के बाद चलिए एक बार जल्दी से सब कुछ दोहरा लेते हैं। वो कौन से सबसे जरूरी पल थे, वो कौन से टर्निंग पॉइंट्स थे जिन्होंने पेशवाओं के उदय और पतन की कहानी लिखी। चलिए उन तारीखों पर एक आखिरी नजर डालते हैं जो इस शानदार गाथा को बयां करती हैं। ये स्लाइड पेशवा युग का एक परफेक्ट रोड मैप है। देखिए, कहानी शुरू होती है 1713 से, जब बालाजी विश्वनाथ पेशवा बने। फिर हम देखते हैं 1728 में बाजीराव प्रथम की शानदार जीत, जो मराठा ताकत का चरम था। और फिर आता है 1761, पानीपत का वो निर्णायक मोड़ जिससे मराठा कभी उभर नहीं पाए। और अंत में 1818, जब पेशवा का पद ही समाप्त हो गया और एक युग का अंत हुआ। ये सिर्फ तारीखें नहीं है, ये एक साम्राज्य के बनने, चमकने और बिखर जाने की कहानी के मील के पत्थर हैं। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देती है। आज का भारत कैसा होता अगर उस दिन पानीपत की तीसरी लड़ाई मराठा जीत गए होते? क्या वो मुगलों की जगह एक मजबूत और स्थायी साम्राज्य बना पाते? क्या अंग्रेज भारत में इतनी आसानी से अपनी सत्ता स्थापित कर पाते? ये इतिहास के उन सबसे बड़े सवालों में से एक है जो हमें ये याद दिलाता है कि कैसे एक ही दिन का नतीजा एक पूरे देश की तकदीर बदल सकता है। इस पर सोचिएगा जरूर। एडू सचिन पर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।